तो वेलकम टू चैनल वाईटी एजुकेशन क्लास 9। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आईसीएसई क्लास 9th सिविक्स चैप्टर 3, जो कि है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो अब देखो, ये फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ ये कहाँ से आया। इसको सबसे पहले एक अमेरिका में एक बिल ऑफ राइट्स चलता है, जिसके मुताबिक अगर कोई यूएस कांग्रेस सीनेट कोई ऐसा बिल बनाती है जो मतलब बिल ऑफ राइट्स के अगेंस्ट होता है, तो उस बिल को मतलब यूएस कांग्रेस के सीनेट को उस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इसी तरह का बिल इंडिया में भी आया, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि तुम्हें पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने रिजेक्ट कर दिया था फंडामेंटल राइट को, लेकिन बाद में बहुत से लोग इसके फेवर में आए। इस वजह से हमारे जो मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से बाद में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, उसके जो मेकर थे उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया। अब देखो, फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है। अब देखो, जैसा कि पता है, हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक इसमें लोग मतलब चुनते हैं नेताओं को। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों की भी सुरक्षा मतलब बनती है। लोगों की भी सुरक्षा सरकार को करनी चाहिए, और सरकार अगर नहीं करती है, अगर सरकार एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव इस तरीके के लोग अगर लोगों को मतलब प्रताड़ना देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं उन्हें किसी भी रूप से, नेता, राजनेता, कोई भी जो बड़े पद पर बैठा व्यक्ति है, चाहे प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, अगर ऐसे काम करता है तो कोर्ट उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, बड़े पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ। अब देखो, फंडामेंटल राइट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। अब जो आर्टिकल 12 to 35 है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो किससे डील करता है, फंडामेंटल राइट्स से डील करता है। तो अब इसके जो फीचर्स हैं, राइट्स हैं, वो देखो। फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो क्या होता है, एक सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होता है। ये सभी सिटीजन्स को मतलब किसी भी ऑपरेशन से, मतलब किसी भी प्रताड़ना से बचाता है। कोई भी मतलब कोई भी इन्हें प्रताड़ना नहीं दे सकता, कुछ मतलब डिस्टर्ब नहीं कर सकता इन्हें। तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, रिच मैन हो, या कोई भी हो, कोई भी पीपल हो, इस तरीके से। और क्या क्या है कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जो सरकार होती है, केंद्र में जो सरकार होती है, वो भी इसमें जल्दी अमेंडमेंट नहीं कर सकती और इसे बहुत जल्दी नहीं ले सकती, इस फंडामेंटल राइट को वापस नहीं ले सकती। और इससे क्या होता है कि लोगों के फ्रीडम ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है, जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल मतलब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हमारी कंट्री में, वो क्या कर सकते हैं, रिट्स इशू कर सकते हैं, मतलब इन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, मतलब इनको मतलब बनाए रखने के लिए। रिट्स मतलब होता है WRITS, इसकी स्पेलिंग होती है। रिट्स मतलब होता है एक जो कोर्ट के द्वारा बनाया गया हो फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इन्फोर्समेंट मतलब होता है एक तरीके से बनाए रखना उस चीज़ को या बचाए रखना, ये चीज़। अब देखो, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, ये क्या है। पहले तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ देख लो। जो आर्टिकल 32 है हमारा, वो इन रेमेडीज़ मतलब एक तरीके से होता है कि मतलब बचाना उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को। तो जो मतलब राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्म्ड बाय दिस पार्टीज गारंटीड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कोई भी आदमी मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, कोई भी आदमी, कोई भी कॉमन मैन भी, पुअर मैन भी, रिच मैन भी, कोई भी आदमी जा सकता है। अगर उसे मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है, कोर्ट वो जा सकता है फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि उसको बताने के लिए कोर्ट को कि क्या उसके साथ हो रहा है। फिर देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर होता है, इसी में लिखा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है टू इशू डायरेक्शंस, मतलब सरकार को कुछ दिशा निर्देश दे कि हाँ, इसके साथ भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ क्यों हो रही है। रिट्स इशू कर दे। रिट्स मतलब जो मैंने बताया था, बिल जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया, हाई कोर्ट के द्वारा बनाया गया, फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बनाए रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। फिर इसी में है एक और कि राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो किसी भी सिचुएशन में सस्पेंड नहीं की जा सकते। मतलब कि हाँ, किसी को मारने लगे आप, इनफैक्ट इमरजेंसी में भी नहीं करते हैं।
पर इमरजेंसी में भी फंडामेंटल राइट्स को कोई चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। पर हो जाता है ऐसा कि कई बार फंडामेंटल राइट्स को चोट पहुंचती है, लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है। तो ऐसा तो इसी की वजह से कोर्ट्स बने हुए हैं कि कोर्ट्स मतलब देखें इन चीज़ों को। फिर देखो आगे है इसी में तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, ये हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ क्या करता है, गारंटी दिस अथॉरिटी टू एवरी सिटीजन, यही जो मैंने बताया इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स को बनाए रखना, ये मैंने जो बताया अभी। अब फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, यूनिवर्सल है नेचर में। इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट्स गारंटेड टू एवरी सिटीज़न, सारे राइट्स एवरी इंडियन सिटीज़न को ग्रांटेड है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी क्रीड का हो। और इसमें नोट करने वाली बात ये है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू लाइफ, मतलब रिलीजन कोई भी धर्म आप अपना सकते हो, कोई भी मतलब किसी भी तरीके की ज़िंदगी जी सकते हो आप, आपकी पर्सनल फ्रीडम है सभी इंडिविजुअल्स को। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो राइट टू स्पीच है, मतलब बोलने की आज़ादी, और एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन, और राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब किसी भी भारत के भाग में रहना, ये किस ये कौन कर सकता है, केवल जो इंडिया के सिटीजन्स हैं। ये नहीं कि कोई बाहर से आया, अमेरिका से आया, बांग्लादेश से आया, या किसी भी देश या पाकिस्तान से आ गया, तो ये नहीं है कि वो उसे बोलने का भी अधिकार दे दिया जाए, रहने का भी कहीं भी अधिकार। उसके लिए फिर सरकार को काम करना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है कि ये किस तरीके का आदमी है, अगर आ भी गया तो किस तरीके का आदमी है। फिर देखो फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि हर सोसाइटी में मतलब सभी को मतलब फंडामेंटल राइट्स मिलता है, इंडिविजुअल फ्रीडम है हर किसी को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी कर दे जिससे कि मतलब सोशल समाज में कोई तनाव पैदा हो। किसी भी धर्म के, जैसे मान लो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, अगर कोई वो ऐसा भाषण दे रहा है जो एक कम्युनिटी के खिलाफ जा रहा है, उससे हिंसा भड़क सकती है, उससे मतलब हिंसाएं हो सकती हैं, तो उसे रोकना फिर सरकार का ही काम है। ये कौन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है ये चीज़, ये सारी चीज़ें, कि अगर वो अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स मतलब फंडामेंटल राइट्स के पीछे मतलब वो अनलॉफुल एक्टिविटी भी कर रहा है, तो फिर सरकार का ये कर्तव्य होता है कि उसे मतलब सज़ा सुनाई जाए, कार्रवाई की जाए उसके ऊपर। ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद बोलता है कि अगर वो किसी कम्युनिटी के खिलाफ जा रहा है तो, और अगर उससे सोशल मतलब डिसबैलेंस हो सकता है इस तरीके से। अब देखो ऑल फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट द राइट्स कन्फर्म्ड बाय आर्टिकल्स 20 एंड 21। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसे सस्पेंड किया जाता है इमरजेंसी आने पर। जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाता है आर्टिकल 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाता है तो सारे फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 और 21 में क्या लिखा है कि अगर मतलब किसी गवाह के खिलाफ अगर कोई साजिश होती है, उसको अगर प्रताड़ित किया जाता है, और अगर किसी के पर्सनल लिबर्टी पे खतरा होता है, तब फिर इमरजेंसी में भी मतलब फंडामेंटल राइट्स काम करेगा। इमरजेंसी में भी कार्रवाई की जाएगी जो इस तरीके से दूसरों को प्रताड़ित कर रहा है उसके ऊपर। लेकिन जो इसके अलावा जो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, वो नहीं माने जाते हैं। और इस समय किसी को भी अगर ऐसा किया जाता है, फंडामेंटल राइट्स उसके छीने जाते हैं इमरजेंसी के टाइम पे, तो वो कोर्ट नहीं जा सकता है, फिर वहाँ पे उसकी मजबूरी हो जाती है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। पहला है तुम्हारा राइट टू इक्वलिटी, फिर है राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, फिर आखिरी है तुम्हारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब इसके बारे में हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। पहला है तुम्हारा राइट टू इक्वलिटी, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से 18 तक लिखा हुआ है। अब ये राइट क्या कहता है कि सभी के पास मतलब इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर ऑल इंडियन सिटीजन। सभी के पास अपना इक्वल राइट है, इक्वल मौका है सभी के पास, सभी जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया।
मतलब इसका मतलब क्या हुआ एक तरीके से देखो तो मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है कि चाहे मतलब स्टेट का कोई भी मतलब चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी हो, स्टेट के द्वारा मतलब चीफ मिनिस्टर के द्वारा कोई ऐसा आदेश नहीं आना चाहिए कि जिससे दूसरे के इक्वल और अपॉर्चुनिटी को खतरा हो। मतलब अगर जब तक वो लॉ के अगेंस्ट नहीं जाता है, जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो रही है अगर वो लॉ के अगेंस्ट नहीं गया है और तब कार्रवाई हो रही है स्टेट के द्वारा, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के खिलाफ भी एक्शन लेता है, कोर्ट्स एक्शन लेते हैं जब तक कि वो मतलब जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई है वो लॉ के अगेंस्ट नहीं जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी लॉ, कोई भी आदमी लॉ के ऊपर नहीं है, चाहे वो एक गरीब किसान हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सबको लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना ही पड़ता है। फिर इसके बाद आर्टिकल 15 में क्या लिखा है? आर्टिकल 15 में लिखा है कि किसी के खिलाफ मतलब किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब चीज़ों पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, कहाँ क्या उसका रिलीजन है, इसके बेसिस पे उसे जॉब या कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहिए। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल मौका है सभी के पास, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी कलर हो कोई भी उसका, चाहे वो किसी भी नेम का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। फिर आर्टिकल 16 में क्या लिखा है? आर्टिकल 16 में लिखा है कि इसमें क्या लिखा है कि सभी को मतलब जॉब करने की आज़ादी है, खुली छूट है सभी को जॉब करने की, और वो प्रमोशन भी कर सकते हैं, प्रमोट भी उन्हें करा जाना चाहिए, और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस भी उनके द्वारा होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ फ्यू लिमिटेशंस हैं। वो क्या क्या हैं कि पार्लियामेंट मतलब ये जानना चाहेगा, जो जॉब करने आया आदमी उससे जानना चाहेगा कि वो कौन से स्टेट का है फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब फिर उसे अपॉइंटमेंट दी जाएगी उसके हिसाब से, जिस स्टेट का है उसके हिसाब से उसको। फिर क्या है कि स्टेट मतलब कोई पोस्ट रिजर्व कर सकता है इन फेवर ऑफ अ सिटीजन ऑफ बैकवर्ड क्लास, मतलब कि अगर स्टेट को लगता है कि वो बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति मतलब उसे सही से रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है समाज में, तो उसे मतलब वो उसके लिए वो सीट रिजर्व कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। फिर क्या है, कुछ जो ऑफिसेस हैं वो रिजर्व किए जा सकते हैं फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, एक स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी के लिए मतलब ऑफिस रिजर्व की जा सकती है अगर वो इंस्टीट्यूशन जो है, वो ऑफिस जो है वो बिलोंग करता है टू रिलीजियस डोमिनेशन। फिर देखो आगे क्या है कि देयर कुड बी अ रिलैक्सेशन इन क्वालिफिकेशन एज और एक्सपीरियंस में हर किसी को मतलब छूट मिलनी चाहिए, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के किसी भी व्यक्ति को मतलब क्वालिफिकेशन एज इस सब चीज़ों में छूट मिलनी चाहिए, जिससे वो उसे ज़्यादा ग्रोथ के उसे मौके मिल सकते हैं, ज़्यादा उसे आगे बढ़ने का मौका मिल सके। अब आगे क्या है, अब जो आर्टिकल 17 है वो क्या करता है, अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, मतलब अनटचेबिलिटी के वो खिलाफ है। आर्टिकल 17 ने लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को मतलब मतलब अनटचेबिलिटी मतलब इस तरीके से करता है, अनटचेबिलिटी के द्वारा करता है, मतलब अनटचेबिलिटी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। जैसे मतलब मान लो किसी दूसरे व्यक्ति को वो रोकता है पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, मतलब उसको क्या एडमिशन देने के लिए, या फिर मतलब प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम वर्शिपिंग इन एनी पब्लिक प्लेस में वर्शिप करने से उसे रोकता है, किसी होटल रेस्टोरेंट में, रोड में, सोर्स ऑफ वाटर यूज करने में, किसी भी चीज़ में अगर मतलब वो रोकता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, जो व्यक्ति रोक रहा है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाती है, ऐसा लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 में। फिर आर्टिकल 18 क्या करता है, आर्टिकल 18 ये कहता है कि स्टेट को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी एक व्यक्ति के एक टाइटल या ऑनर दे सके, किसी एक व्यक्ति विशेष को टाइटल ऑनर देने का स्टेट को कोई अधिकार नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा कि समाज में एक असमानता फैल जाएगी और इससे एक अब्यूज़ करप्शन होने लगेगा सबके बीच कि हाँ ये देखो ये बड़े आदमी हैं, इस तरीके से ये सारी चीज़ें होने लगेगी। लेकिन इसका मतलब स्टेट को तो नहीं देता ये राइट, लेकिन पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें इसका अधिकार है कि वहाँ टाइटल यूज़ कर सकते हैं, ऑनर यूज़ कर सकते हैं, मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन भी टाइटल्स यूज़ कर सकते हैं। फिर देखो ये तो हो गया तुम्हारा राइट टू इक्वालिटी। अब आगे है तुम्हारा राइट टू फ्रीडम। इसमें आर्टिकल 19 से 22 तक लिखा है। अब देखो
नेचर ऑफ फ्री मतलब राइट टू फ्रीडम, जीने का अधिकार। अब आर्टिकल 19 में देखो क्या लिखा है। आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स लिखे हैं ऑल सिटीजन्स के लिए। पहला है इसमें, जो पहला पार्ट है 6 पार्ट में, वो पहला है तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब कि हर सिटीज़न को बोलने का अधिकार है, हर सिटीज़न फ्री है, कोई भी चीज़ बोल सकता है मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न के बारे में, तब तक जब तक कि वो मतलब दूसरे को इंसाइट ना करे, दूसरे की फीलिंग्स को हार्म ना करे, या कंट्री की सिक्योरिटी के अगेंस्ट नहीं जाए, तब तक आदमी अपने विचार रख सकता है, कोई भी आदमी हो। दूसरा है इसमें टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति मतलब कोई मतलब सोशल सभा, पर्सनल सभा कर सकता है बिना मतलब कोई वेपन्स के। अगर उस मतलब वो वेपन चलाता है, कुछ करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन तब तक वो फ्री है जब तक वो मतलब वेपन यूज़ नहीं करता है किसी भी तरीके का, तो उससे वो फ्री है कि वो सोशल या पर्सनल कोई भी काम कर सकता है। फिर देखो अगला है तुम्हारा टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। इसका मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति मतलब कोई भी एसोसिएशन, यूनियन बना सकता है तब तक कि जब तक वो मतलब कंट्री के सॉवरेनिटी के अगेंस्ट ना जाए, मतलब कि वो कोई डिटेक्टिव जानकारियाँ दूसरी कंट्री तक ना पहुँचाए, या वो मतलब कोई सिक्योरिटी, कंट्री के सिक्योरिटी के बारे में दूसरी कंट्री को मतलब ना बताए, तब तक वो मतलब फ्री है कि वो एसोसिएशन और यूनियन मतलब बना सकता है, और उसके लिए वो फ्री है। फिर है आगे टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये इंडियन सिटीज़न को एक फ्रीडम देता है कि मतलब वो भारत में कहीं भी घूम सकता है, मतलब कहीं भी उस घूम सकता है, तब तक कि जब तक कोई मतलब कोई एपिडेमिक ना आ जाए, कोई जैसे महामारी ना आ जाए, जैसे भी कोरोना आया था, तो उस वक्त नहीं घूमना चाहिए। उससे मतलब स्टेट गवर्नमेंट मतलब सरकार उस पर, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हो, उससे मतलब पाबंदी लगाती है। और अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो जाए तब भी आदमी नहीं घूम सकता, उस पर फिर पाबंदी लग जाती है। फिर अगला है तुम्हारा इसमें रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर प्रोफेशनल और पर्सनल रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कोई भी आदमी किसी भी मतलब कोई भी इंडिया का आदमी मतलब दूसरे शहर में जा सकता है, दूसरी सिटी में, दूसरे गांव में, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, उसमें सेटल कर सकता है वहाँ पे जाके। लेकिन इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। कब हैं इसमें रिस्ट्रिक्शंस? अगर जो आदमी जा रहा है वो किसी बैकवर्ड सेक्शन के व्यक्ति को, पुअर पीपल को कोई भी मतलब प्रताड़ित ना करे, डिस्टर्ब ना करे, तब वो आराम से कहीं भी रह सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है। फिर देखो अगला इसी में टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। मतलब इसमें भी इंजॉय कर सकता है कोई भी सिटीजन हो, मतलब कोई भी प्रोफेशन मतलब वो कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, तब तक जब तक कि मतलब जनरल पब्लिक को, जो पब्लिक है उससे उसको हानि ना पहुंचती है, उसके बिजनेस से या किसी भी चीज़ से, उस आदमी के किसी भी चीज़ों से अगर जनरल पब्लिक को हानि नहीं पहुंच रही, तो फिर वो मतलब आज़ाद है, फ्री है कि वो कोई भी ट्रेड बिजनेस कर सकता है। फिर क्या है आगे तुम्हारा आर्टिकल 20। इसमें आर्टिकल 20 में क्या लिखा है कि मतलब हर किसी व्यक्ति को मतलब प्रोटेक्शन मिली हुई है विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, पहला पार्ट इसका देखो, मतलब किसी भी व्यक्ति को मतलब कन्विक्ट नहीं किया जा सकता ऑफ एनी ऑफेंस, किसी व्यक्ति को मतलब एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स। मतलब अगर उस लॉ के वो लॉ मतलब फोर्स में है, मतलब उसे अगर नियम को सब कोई तोड़ रहे हैं, तभी उसे मतलब किसी व्यक्ति को मतलब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा सकता है। नहीं तो कोई सामान्य ऑफेंस करने पर, सामान्य अपराध करने पर उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। फिर और इसमें ये भी लिखा है कि उससे मतलब ज़्यादा पेनाल्टी भी नहीं मतलब ली जा सकती, मतलब जितनी पेनाल्टी है उससे ज़्यादा उससे नहीं ली जा सकती अगर उसने सामान्य अपराध कोई किया है। फिर देखो इसमें क्या है कि नो पर्सन शैल बी प्रोजिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक बार के बाद उसने अपराध कर लिया, फिर वही अपराध दूसरी बार किया, तो उसे मतलब पनिश्ड नहीं किया जा सकता। फिर देखो आगे है नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ।
मतलब कि वो उस मतलब जो अपराधी है, मतलब नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब उससे डिस्टर्ब नहीं, फोर्स नहीं किया जा सकता कि जो अपराधी है वो अपने खिलाफ ही गवाही दे, इसीलिए उसके फोर्स नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद है तुम्हारा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या लिखा है कि मतलब किसी भी व्यक्ति को मतलब प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, उसे मतलब उसे डिप्राइव नहीं किया जा सकता अपनी लाइफ से, या उसे पर्सनल लिबर्टी उससे नहीं छीनी जा सकती। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि मतलब किसी व्यक्ति को कोई फिजिकल पनिशमेंट तब तक नहीं दी जा सकती जब तक वो कानून मतलब फिजिकल मतलब वो अपनी लिबर्टी में रह के वो काम कर रहा है, तब तक उसे कोई फिजिकल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। और अगर ऐसा उसके साथ किया जाता है तो फिर जो कर रहा है पुलिस वाला भी हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। फिर इसके बाद है आर्टिकल 21A। इसमें क्या लिखा है कि स्टेट जो है वो हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे। मतलब 6 से 14 साल के हर बच्चे को वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मतलब शिक्षा दे हर बच्चे को, स्टेट जो है राज्य सरकार। इसके बाद आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 20 के बाद आता है तुम्हारा आर्टिकल 22, जो क्या करता है मतलब किसी व्यक्ति को अगर सरकार गिरफ्तार कर लेती है इंडिविजुअल लिबर्टी के इंटरेस्ट में भी, अगर किसी व्यक्ति को सरकार गिरफ्तार कर लेती है सामान्य परिस्थितियों में, तो क्या उसके पास राइट मतलब इम्पोज होते हैं, रिस्ट्रिक्शन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट पे, वो क्या क्या नहीं कर सकती। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को गिरफ्तार कर लिया सामान्य परिस्थितियों में, उसने कोई अपराध किया और उसे स्टेट गवर्नमेंट गिरफ्तार कर लिया, तो इस ये बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट उसके खिलाफ क्या नहीं कर सकती है। तो देखो पहली चीज़ क्या स्टेट नहीं कर सकती कि मतलब पहली चीज़ स्टेट ये करेगी कि मतलब पर्सन को ये स्टेट बताएगी कि उसे किस बेसिस पे गिरफ़्तार किया था, किस अपराध पे उसे गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन वो कुछ जो फैक्ट्स हैं जो मतलब एक मतलब क्या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसे बताए कि उसे मतलब किस चीज़ के लिए उसे गिरफ़्तार किया गया, पर उसी में उसे इम्पोर्टेंट थिंग्स ना बताएं, नहीं तो मतलब सोशल अनबैलेंसिंग भी हो सकती है। अगर उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग बता दी गई कि मतलब रहस्यमय चीज़ें बता दी गई तब। फिर उसके बाद है कि जिस व्यक्ति को गिरफ़्तार किया स्टेट गवर्नमेंट से उसे लॉयर चुनने की आज़ादी दी जाए। फिर है कि उसे जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया और जिसको कस्टडी में रखा है स्टेट गवर्नमेंट ने, उसे दूर जाना है मजिस्ट्रेट को ढूंढने के लिए, तब उस केस में अलग बात है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट पास में है तो उसे सबसे पहले 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट कोर्ट ले जाना चाहिए। ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है। फिर देखो जो क्लॉज 3 to 7 है ऑफ आर्टिकल 22, वो किसके साथ डील करता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल। अब इसको हम पनिशमेंट के द्वारा नहीं कर सकते। अब तुम्हें पनिशमेंट में क्या होता है कि पनिशमेंट उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने क्राइम कर लिया होता है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन उन्हें दी जाती है जो क्राइम करने जा रहे होते हैं और तब जब आके रोकते हैं, पुलिस वाले हों चाहे कोई भी हो, तब उसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये क्या है? किसी पर्सन को बचाना, तो कमिट अ रॉन्गफुल एक्ट वो ना करे, उसे बचाना उसको। तो जो पर्सन को डिटेन किया जाता है उसके पास भी फॉलोइंग राइट्स होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं। तो पहला राइट इसमें तुम्हारा, जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया उसे कस्टडी में मोर देन 3 मंथ्स के लिए नहीं रखा जाना चाहिए। किस चीज़ के लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। फिर आगे है कि मतलब जो मतलब उसके जानने का अधिकार है कि मतलब उसे किस चीज़ के लिए गिरफ्तार किया गया है, और मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन है वो उसके ऊपर निर्भर करता है वो कितना रखना चाहेगा जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है स्टेट गवर्नमेंट ने। फिर आगे है कि अगर उसे लगता है कि मतलब डिटेंशन उसके खिलाफ है तो वो कोर्ट से कहीं भी अपील कर सकता है। फिर देखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब तुमने ये देख लिया कि पर्सनल लिबर्टी और प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये देख लिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के खिलाफ भी प्रोविजंस हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो देखो आर्टिकल 23 में क्या होता है। अब देखो इसमें बताया गया है कि अगर किसी को मतलब किसी व्यक्ति को मतलब जैसे आजकल बहुत जगह होता है कि कुछ मतलब मालिक होते हैं कहीं के, वो छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले जाते हैं और अपनी कंपनी में काम कराते हैं, जैसे चिमनी वगैरह इस तरीके की, या कोई भी मज़दूरी का काम हो गया वो उनसे कराते हैं, बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से कराते हैं, और जो पैसा आता है उससे पैसे में से उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देते हैं। तो और फिर ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं ट्रैफिक।
तो इसमें भी इसके खिलाफ भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा कि जो ऐसा करेगा उसे बहुत कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी। फिर क्या है, एक होता है फोर्स्ड लेबर और बेगर, भीख मांगना या फोर्स्ड लेबर, मतलब कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, उसे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, और जब वो मतलब अपना पैसे मांग रहा है तो उसे नहीं दिया जा रहा है, तो वो भी जो व्यक्ति नहीं दे रहा है उसे पैसे, लेबर को नहीं दे रहा है, जो उसके पैसे बनते हैं वो नहीं दे रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी उस व्यक्ति के खिलाफ। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। फिर देखो आर्टिकल 24 में क्या लिखा, आर्टिकल 24 में लिखा है 14 साल से छोटे किसी भी बच्चे को किसी एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखा जा सकता है, मतलब कि जैसे मजदूरी का काम हो गया, इन सब चीज़ों में 14 साल के नीचे के बच्चों को नहीं रखा जाएगा। और ये मतलब एब्सोल्यूट है, एक प्रोविज़न एब्सोल्यूट है, इसे बदला नहीं जा सकता किसी परिस्थिति में। तुम्हारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म को मानने का अधिकार, इसके बारे में आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक लिखा गया है। तो जैसा कि तुम जानते हो इंडिया सेकुलर स्टेट है, इसमें कोई एक धर्म नहीं, सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का ये कर्तव्य बनता है कि सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार दिए जाएं, समान चीज़ें दी जाए, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, और कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट अपना कोई रिलीजन ना बनाए कि हमारा ये स्टेट रिलीजन है या ये स्टेट रिलीजन है, ये सारी चीज़ें नहीं, सभी धर्म एक हैं, समान है, स्टेट में हर सभी पालन करना चाहिए, सबको मानना चाहिए। फिर है इसमें कि मतलब नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड कराना चाहिए इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन बाय द स्टेट, मतलब सरकार के द्वारा चलाए गए किसी भी स्कूल कॉलेजेस में ऐसी मतलब भावना नहीं कि मतलब कोई एक धर्म सही है या दूसरा धर्म गलत है, ऐसी भावनाएं नहीं पैदा करनी चाहिए। फिर देखो अगला है, इसमें आर्टिकल 25 से 28 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि मतलब कि हर सिटीज़न, जो इंडिया का सिटीज़न है, हर सिटीज़न को फ्रीडम मिली हुई है कि वो जो करना, मतलब जो प्रैक्टिस करना चाहे, जो कोई भी चीज़ें प्रैक्टिस करना चाहे, प्रोफेस करना चाहे, मतलब या प्रीच देना चाहे, मतलब उसे प्रवचन देना चाहे, वो दे सकता है, तब तक जब तक कि वो पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ ना जाए, उसे सोशल अनबैलेंस ना हो, किसी के हेल्थ के खिलाफ ना जाए, मोर्टेलिटी के खिलाफ ना जाए, तो उससे वो ये सारी चीज़ें कर सकता है आज़ादी के साथ। फिर इसके बाद है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति मतलब इस्टेब्लिश, एडमिनिस्टर या मेंटेन कर सकता है, इंस्टीट्यूशन कोई भी बना सकता है फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस एज पर द लॉ, मतलब कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट बना सकता है कोई भी व्यक्ति, इसके लिए उसे आज़ादी मिली हुई है, उसकी देखरेख कर सकता है, ये सारी चीज़ें। फिर अगला है इसमें तुम्हारा आर्टिकल 27, जिसमें लिखा है कि मतलब कि किसी धार्मिक जगह पे जाने पे किसी व्यक्ति को मतलब टैक्स ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कहीं भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं भी जाने के लिए उसे टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, ये आर्टिकल 27 में लिखा हुआ है। फिर है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में लिखा हुआ, भले ही स्कूल, कॉलेजेस या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए कोई भी इंस्टीट्यूशन में मतलब रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है, पर लेकिन जो व्यक्ति सुन रहा है उस चीज़ को, जिस व्यक्ति को पढ़ाया जा रहा है, उस व्यक्ति को मतलब रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तो करना चाहिए बट विदाउट कंसेंट, मतलब ध्यान दे के उस चीज़ पे करना चाहिए कि हाँ इसके क्या हानि क्या लाभ है, ये भी सारी चीज़ें ज़्यादा बहुत ही विदाउट कंसेंट, मतलब कंसेंट नहीं होना चाहिए। फिर आगे तुम्हारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसके बारे में आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक लिखा हुआ। कल्चरल जानते हो, सांस्कृतिक, एजुकेशनल, शिक्षा से संबंधित, तो इसके द्वारा तुम देखो आर्टिकल 29 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 29 में लिखा हुआ है कि मतलब स्टेट किसी पे भी, राज्य सरकार किसी पे भी कोई मतलब अपना संस्कृति मत थोपे, राज्य सरकार अपनी संस्कृति मत थोपे, जिस भी रिलीजन का अपनी एक संस्कृति है उस संस्कृति को मतलब लगे रहे उसमें, उसको करते रहना चाहिए, ये नहीं कि राज्य सरकार उस पर मतलब कोई एक अलग से धर्म बनाना चाहिए उस चीज़ पे। और इसमें लिखा हुआ कि माइनॉरिटीज़, जो कम लोग हैं, जो अल्पसंख्यक बोलते हैं इसको हिंदी में, उनको मतलब राइट होता है तो प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्टर कल्चर, स्क्रिप्ट और ट्रेडिशन, अपने कल्चर, डिस्क्रिप्ट मतलब ट्रेडिशन को बचाने का उनके पास राइट्स है, वो बचाएंगे उस चीज़ को। फिर है कि मतलब किसी भी व्यक्ति को एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डिनाइड नहीं किया जाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा।
मतलब स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करना चाहिए, मतलब कि धर्म के आधार पे भेदभाव कर उस शिक्षा नहीं दिया, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि मतलब किसी भी माइनॉरिटी, किसी भी अल्पसंख्यक धर्म को ये अधिकार है कि उसे मतलब अपना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बनाए, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बनाए, इस्टेब्लिश करे उसे, इसका उसे पूर्ण अधिकार मिला हुआ है अल्पसंख्यक लोगों को। फिर है कि मतलब स्टेट उस पर कोई मतलब दबाव नहीं बना सकती कि आपने ये क्यों बना लिया, ये मतलब इंस्टीट्यूशन क्यों बना लिया, इस तरीके से दबाव नहीं। और स्टेट को मतलब फुल कंपनसेशन भी देना चाहिए अगर उसे ऐसा लगता है कि मतलब उसे प्रॉपर्टी मतलब एक्वायर करनी है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, तो उसे फुल कंपनसेशन भी देना होगा। फिर अगला इसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसा सोचा कि फंडामेंटल राइट्स तो हमने बना दिया, पर ये कौन देखेगा कि फंडामेंटल राइट्स काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए मतलब रियलिटी चेक ऑन दीज राइट्स कैन बी डन ओनली इन द कोर्ट्स में ही इसका मतलब रियलिटी चेक हो सकता है कि हाँ ये फंडामेंटल राइट्स फॉलो भी किए जा रहे हैं किसी के द्वारा या फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। तो जो ये power of the courts to enforce compliance to these rights does not depend merely on their impartial judgment but also on the tools available to them for the implementation। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट के कोई अटैक हो रहा है तो उसके लिए कोर्ट्स अलग अलग अपने लॉ बना सकता है, जिसे हम रिट्स भी बोलते हैं। जैसे हैबियस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस, प्रोहिबिशन है, सर्टोररी है, क्यों वारंटो है, ये सारे रिट्स हैं आपके। तो ये सारी चीज़ें कर सकती है कोर्ट अगर उसे लगता है कि किसी फंडामेंटल राइट्स पे अटैक हो रहा है। इसके बाद है अगला तुम्हारा राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें लिखा है आर्टिकल 19 में और आर्टिकल 31 में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो देखो राइट टू प्रॉपर्टी मतलब अधिकार, मतलब किस चीज़ का, प्रॉपर्टी का अधिकार सबके पास है। तो आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि मतलब हर व्यक्ति को मतलब हर सिटीजन को राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी है उसे अपनाने का अधिकार है। आर्टिकल 31 में लिखा हुआ है किसी भी व्यक्ति को उसके प्रॉपर्टी से डिप्राइव्ड नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट बाय अ लीगल अथॉरिटी। अगर उस पर कोई मतलब कानूनी कार्रवाई के एक्सेप्ट अगर किसी भी चीज़ में उसे मतलब डिप्राइव नहीं किया जा सकता, उसे बेदखल नहीं किया जा सकता अपनी प्रॉपर्टी से। और अब इसमें लिखा हुआ है कि मतलब किसी भी व्यक्ति को मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेता है, तो जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी यूज़ की गई है उसके सरकार की तरफ से पैसे मिलने चाहिए, कुछ भरपाई मिलनी चाहिए, ये ऐसा लिखा हुआ है। पर जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है वो डिलीट कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में अमेंडमेंट एक्ट आया, संशोधन बिल आया, जिसमें ये बताया मतलब इसमें इसको डिलीट कर दिया है राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट। इससे क्या होता था कि रिच और पुअर के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता था। रिच और पुअर के किसी ने किसी का भी यूज कर लिया तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सोशल अनबैलेंसिंग भी हो जाती थी बहुत जगह, तो इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया, इस एक्ट को ही डिलीट कर दिया गया। तो अब अगर कोई व्यक्ति किसी का यूज कर लेता है तो लेजिस्लेचर मतलब किसी भी उस संसद नेता हो गया, कोई भी हो गया, तो उससे ये अब मतलब ये नहीं उस पर दबाव होता है कि मतलब जिस व्यक्ति का यूज़ किया गया है कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी अगर पब्लिक प्रॉपर्टी वो बन गई है प्राइवेट से, तो लेजिस्लेचर को ये अधिकार मतलब ये दबाव नहीं होता है कि हाँ उसे कुछ भरपाई देनी पड़ेगी, क्योंकि अब ऐसा कोई लॉ है ही नहीं, क्योंकि लॉ तो डिलीट हो गया, एक्ट ही डिलीट हो गया ये चीज़। तो जो जिस व्यक्ति के द्वारा यूज़ किया गया है, जिस व्यक्ति का वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी यूज़ किया गया है, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी बना गया, वो मतलब कोर्ट्स में जा सकता है, नॉट एज अ फंडामेंटल राइट बट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन राइट। तो तुम्हारा क्रिटिकल इवैल्यूएशन एंड सिग्निफिकेंस। अब जैसा कि जानते हो कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को मतलब आज़ादी है, वो जो भी कुछ करना चाहे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, थॉट, बिलीफ, रिलीजन को मानने का, किसी भी चीज़ को मानने का, उसे फंडामेंटल राइट्स मतलब फंडामेंटल राइट है, उसे मौलिक अधिकार है। लेकिन अगर उसकी आड़ में आके वो कोई गलत काम करता है, इंटरनल सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी के खिलाफ जाता है, तो फिर मतलब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे मतलब NSA सुनते होगे, NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, तो ये उस व्यक्ति के खिलाफ लगाई जाती है जो व्यक्ति देश के खिलाफ काम कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स के पीछे, फंडामेंटल राइट्स में पर्दे के पीछे मतलब कोई गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाती है। इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट भी
MISA मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ऐसा भी सुना होगा, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। जो इंटरनल सिक्योरिटी मतलब सोशल अनबैलेंसिंग कराता है, उसके खिलाफ भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कार्रवाई करती है। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति मतलब फंडामेंटल राइट्स को एक मुद्दा बना के, फंडामेंटल राइट्स को एक मतलब खेल समझ के कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता है। तो अगर गलत काम करता है तो उसके ऊपर ये सारी एक्ट्स लगेंगी उसके ऊपर। फिर देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब ये तो तुम्हारा था फंडामेंटल राइट्स। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती हैं सिटीजन्स की। अब हम तो एंजॉय कर रहे हैं अपने फंडामेंटल राइट्स, मतलब हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, थॉट, बिलीफ, हर चीज़ मिली हुई है। लेकिन हमारा भी कुछ फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम भी कुछ मतलब देश के लिए करें, अपने सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए कुछ करें। तो जो 10 चीज़ें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आती हैं वो तुम्हारी पहली है टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। अपने राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का सम्मान करें। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। देशभक्तों को नमन करें। टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब भारत की सोवरेनिटी मतलब सोवरेनिटी मतलब अपने देश की कोई भी खुफिया चीज़ मतलब बाहर ना भेजें। यूनिटी मतलब अपने देश में ब्रदरहुड बनाए रखें। इंटीग्रिटी मतलब बनाए रखें अपने देश में। टू डिफेंड द कंट्री। चौथा है टू डिफेंड द कंट्री मतलब अपने देश की रक्षा करें। पाँचवा है टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग्स ऑल पीपल ऑफ इंडिया। सब में एक ब्रदरहुड की भावना बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें। फिर है छठा टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उसे भी बचाए रखें। सातवां है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो वातावरण है हमारा, नेचुरल इन्वायरमेंट है, प्राकृतिक वातावरण, उसे भी बनाए रखें। आठवां है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। नौवां है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करें। 10वां है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। ये सारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम इसे कॉमनली बोलते हैं। तो ये हमारे कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं कि हम मौलिक अधिकार ले रहे हैं तो मौलिक कर्तव्य का भी पालन करें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपनी निभाएं, जिससे कि स्टेट प्रोग्रेस करे, समाज प्रोग्रेस करे, और एक एक कस्बा, एक एक गली, एक एक मोहल्ला भी प्रोग्रेस कर सकता है इससे, इन चीज़ों से, अगर हम ये सारी चीज़ें अपनाते हैं तो। इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। बाय बच्चों।